मित्रों, मैं विपेश तिवारी आप सभी का सौर एकेडमी प्रयागराज में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, समाजशास्त्र में आज आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजनीति एवं समाज स्टार्ट होगा। वैसे भी यूपी में इस वक्त राजनीति बहुत चर्चा में है। इस वक्त दो पार्टी बिल्कुल जोरों शोरों से भाजपा और सपा लड़ाई लड़ रहे हैं। उधर से वैश्विक स्तर पर यूक्रेन और रसिया का आक्रमण आप लोग देख रहे हैं। तो राजनीति इस वक्त आपके दिमाग में तेजी से चल भी रहा है, तो क्यों न समाजशास्त्र में एक नई टॉपिक राजनीति एवं समाज स्टार्ट किया जाए। तो चलिए, आप लोगों का समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र में आप जब समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ते हैं तो उसमें आपको यूनिट 7 में राजनीति एवं समाज, क्या राजनीति एवं समाज आपको यूनिट देखने को मिलता है। तो राजनीति एवं समाज में आपका क्या क्या दिया गया है, तो ये चीज हम लोगों ने देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है और उसी आधार पर आपकी चर्चाएं प्रारंभ होंगी। तो आज का जो क्लास है वो सत्ता के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर क्लासेस होगी। किस पर? सत्ता के संदर्भ में या सत्ता के समाज शास्त्रीय सिद्धांत, अर्थात कि सत्ता के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं उन्होंने क्या क्या बातें बताई हैं। फिर उसके बाद सत्ता प्रवर्जन, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे अक्सर प्रश्न आपका पूछ लेता है। आपका सत्ता के समाजशास्त्री सिद्धांत से भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। आप देखिए तो आपको पता चलेगा भी। नौकरशाही, फिर दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप आपको पढ़ना है। फिर पॉलिटिकल पार्टीज, इस वक्त राजनीतिक दल आप लोग देख रहे हैं किस स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। फिर राष्ट्र, राज्य, नागरिकता, लोकतंत्र, सिविल सोसाइटी अर्थात कि नागरिक समाज, विचारधारा, विरोध, आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, सामूहिक क्रिया, क्रांति, ये पूरा हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं यूनिट 7 के अंतर्गत। ठीक है, तो ध्यान रखिए। अब हम लोग आते हैं समाजशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र में कहां पर देखने को मिलता है, तो यूनिट 3, ध्यान रखिए, यूनिट 3 के चौथे टॉपिक में आपको राजनीति एवं समाज देखने को मिलता है। इसमें राष्ट्र दिया गया है, लोकतंत्र दिया गया है, नागरिकता दिया गया है, राजनीतिक दल दिया गया है, दबाव समूह दिया गया है। ठीक है, तो राष्ट्र, लोकतंत्र, नागरिकता, तो राष्ट्र, लोकतंत्र, नागरिकता ये फर्स्ट में भी दिया गया है। फिर उसके बाद आपका राजनीतिक दल और दबाव समूह सेकंड में पेपर में है, तो राजनीतिक दल और दबाव समूह आपको फर्स्ट पेपर में भी देखने को मिल रहा है। अब आपका सोशल एवं पॉलिटिकल एलिट ये पढ़ना है। फिर क्षेत्रीयतावाद, यहां पर एक नया टॉपिक है, उसको हम लोग क्षेत्रवाद को पढ़ेंगे। आप लोग देखते हैं भारत में क्षेत्रवाद बहुत व्यापक स्तर पर देखने को मिलता है। आप लोग याद करिए, बचपन में जब आप ननिहाल जाते थे तो आप हमेशा अपने घर के, अपने गांव की बहुत प्रशंसा करते थे अपने मामा के बच्चों से, और आपके मामा के बच्चे कहते थे नहीं आपका गांव अच्छा नहीं है, मेरा गांव अच्छा है। अक्सर आप लोग चर्चाओं में देखे होंगे। क्या यह मैं बात सत्य बोल रहा हूं कि नहीं? अर्थात कि आपको अपने क्षेत्र के प्रति बहुत बड़ा इमोशन जुड़ा होता है। तो दोस्तों, भारत में 3 प्रकार के क्षेत्रवाद आपको देखने को मिलते हैं। एक राज्य से ऊपर, जैसे आप लोगों ने देखा न्यू एजुकेशन
फार्मूला जब आया, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, तो वहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में त्रिभाषा फार्मूला की बात की गई। और आप देखिए, राज्य से ऊपर उठकर साउथ के लोगों ने त्रिभाषा फार्मूला की बहुत व्यापक स्तर पर विरोध किए। आप लोग देखिए, एक सीमा रेखा को बनाकर क्षेत्रवाद देखने को मिलता है, जैसे कि आप देखिए सतलज नदी विवाद, कावेरी नदी विवाद, जो कि दो राज्यों के सीमा रेखा को बनाकर क्षेत्रवाद देखने को मिलता है, और एक जिला स्तरीय क्षेत्रवाद व्यापक स्तर पर हम लोग पढ़ेंगे। फिर सत्ता का विकेंद्रीकरण, आप लोग देखिए सत्ता का विकेंद्रीकरण बहुत बड़े मात्रा में आप लोग चाहते हैं ना कि जो सत्ता है वह एक जगह सेंट्रलाइज न हो, वह कई भागों में विभक्त हो। तो आप देखिए सेंट्रल, स्टेट और फिर स्थानीय पंचायती राज, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर धर्मनिरपेक्षीकरण सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और खूब प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों ये आपको जीएस में भी योगदान देगा, ये न सोचिए कि आप लोग जीएस में भी इसका प्रभाव नहीं देख सकते। तो ध्यान रखिए आप लोग, ये टॉपिक जो आप लोग पढ़ रहे हैं, प्रथम प्रश्न पत्र और सेकंड प्रश्न पत्र को मिलाकर राजनीति एवं समाज के टॉपिक को, तो जब आप जीएस पढ़े तो जीएस से संबंधित जो आपको नॉलेज हो वह आप यहां पर प्रयोग करें। और ये टॉपिक तो आपको जीएस में नहीं देखने को मिलेगा, जैसे विरोध, आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, सामूहिक क्रिया, क्रांति, सत्ता के समाजशास्त्री सिद्धांत, लेकिन आपको नौकरशाही, दबाव समूह, राजनीतिक दल, राष्ट्र, राज्य, नागरिकता, लोकतंत्र, सिविल सोसाइटी, ये सब आप देखिए। सिविल सोसाइटी से इस बार प्रश्न भी आया जीएस में भी और आपके समाजशास्त्र में भी, तो ध्यान पूर्वक पढ़िए, जाके देख लीजिए पेपर उठा के। हम नहीं बोल रहे, पेपर बोलेगा, हमारे बोलने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आप लोग तब तक विश्वास नहीं मानेंगे। अगर विश्वास माने तो खूब मेहनत करके आप अच्छे से टॉपिक तैयार करिए जितना पढ़ा रहे हैं, और उत्तर लिखना शुरू कर दीजिए। आप देखिए ये टॉपिक आप लोग अच्छे से जीएस में भी पढ़ना, और ये टॉपिक और ये टॉपिक, ठीक है। तो चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आपको राजनीति एवं समाज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। आप दोस्तों अब ध्यान पूर्वक पढ़िए। समाजशास्त्र एक व्यवस्थित विषय है। आप लोगों को मैं बार बार बताता हूं कि समाजशास्त्र एक व्यवस्थित विषय है, और यह किसका अध्ययन करता है? तो मानव समाज का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? मानव समाज का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। मानव समाज का, यह किसका अध्ययन करता है दोस्तों? तो मानव समाज का यह अध्ययन करता है। अब दोस्तों यह समाज के सदस्यों के बीच उपस्थित अंतः संबंधों का भी अध्ययन करता है, अर्थात कि ये समाज के जो सदस्य हैं उनके बीच एक अंतः संबंध पाया जाता है, तो यह उन अंतः संबंधों का भी अध्ययन करता है। अतः सदस्यों के बीच उपस्थित किसी भी प्रकार का अंतः संबंध समाजशास्त्र के विषय वस्तु का हिस्सा स्वतः बन जाता है। तो दोस्तों अतः धर्म, आर्थिक क्रियाएं, राजनीति इत्यादि सभी समाजशास्त्र की विषय वस्तु का हिस्सा बन जाते हैं। ध्यान पूर्वक आपको मैं एनालिसिस करा रहा हूं। ये आपका समाज है, और इस समाज में मानव रहते हैं। कौन रहते हैं? मानव रहते हैं। इस समाज में मानव निवास करते हैं। कौन निवास करते हैं दोस्तों? तो इस समाज में मानव निवास करता है। हम इसको मानव मान लिए, ठीक है। तो ये मानव जब इस समाज में निवास कर रहा है तो ये बन गया मानव समाज। तो दोस्तों समाजशास्त्र जो है वह मानव समाज का अध्ययन करता है। अब दोस्तों इन समाज के जो सदस्य हैं उनके बीच में एक अंतः संबंध पाया जाता है। तो
समाज के सदस्यों के बीच क्या पाया जाता है? अंतर संबंध पाया जाता है। तो समाज के सदस्यों के बीच के अंतर संबंधों का भी अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत होता है। तो जब ये हो रहा है तो किसी भी प्रकार का अंतर संबंध, तो आप देखते हैं ये अंतर संबंध धर्म के आधार पर देखने को मिलता है, आपको अर्थ के आधार पर देखने को मिलता है। आप देखिए हिंदू धर्म का व्यक्ति, उसके अंदर एक अच्छे प्रकार से अंतर संबंध देखने को मिलता है ना। दोनों आपस में बड़े ज्यादा खुश होते हैं, और ऐसे ही मुस्लिम समुदाय आपस में, बाकी सब एक है, लेकिन एक जो मैं बात बता रहा हूं वो अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलता है। तो अब अर्थ का आदान प्रदान आप लोग देखिए अक्सर करते रहते हैं, तो अर्थ भी हिस्सा है। राजनीति के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, तो यह भी। तो जब यह हिस्सा स्वतः बन रहा है तो दोस्तों राजनीति को हम अब पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो मानव समाज में आपको अंतर संबंध धर्म, अर्थ, राजनीति इत्यादि रूप में देखने को मिलता है, और यह समाजशास्त्र के विषय वस्तु का हिस्सा है। तो राजनीति एवं समाज पढ़ने वाले हैं, तो राजनीति क्या है? तो यह एक प्रक्रिया है जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? शक्ति अर्जित करने का है। यह राजनीति जो होती है वो शक्ति अर्जित करने की प्रक्रिया है, और समाजशास्त्र में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने शक्ति के संदर्भ में अपने विभिन्न सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, और यह सिद्धांत इन समाजशास्त्रियों की विचारधाराओं एवं वास्तविकता के मूल्यांकन के नजरिए पर आधारित है। सभी को यहां पर समझ में आया? चलिए अब आगे चीजों को लेकर चलते हैं। तो जब हम शक्ति के संदर्भ में जो समाजशास्त्रीय प्रक्रियाएं हैं, ध्यान रखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? सत्ता के समाजशास्त्रीय सिद्धांत। ध्यान पूर्वक ये टॉपिक ध्यान रखिए। लेकिन जब हम इसको पढ़ने वाले हैं तो इससे पहले हम लोग ये जान ले कि ये शक्ति और सत्ता में आखिरकार डिफरेंस क्या है, ये पहले हमको पता होना अत्यंत आवश्यक है। तो हम यहां पर आपको यह बताना चाहेंगे कि शक्ति और सत्ता राजनीतिक समाजशास्त्र की बहुत महत्वपूर्ण केंद्रीय अवधारणा है, जिसके अनुसार समाज में किसी व्यक्ति या समूह द्वारा अन्य सदस्यों से उनकी इच्छा के विपरीत अपनी बात मनवाने की क्षमता या ताकत पावर है, शक्ति है। क्या चीज यहां पर कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति या समूह, ये समूह है, द्वारा अन्य, मान लीजिए कि ये अन्य है, इसकी कुछ इच्छा है, तो इसकी इच्छा का कोई सम्मान नहीं, इसकी इच्छा के विपरीत ये समूह या अपनी बात मनवा रहा है या ये व्यक्ति अपनी बात मनवा रहा है। तो जब आप किसी अन्य के इच्छा के विपरीत आप यदि बात को मनवा रहे हैं तो ये आपका ताकत कहलाती है, शक्ति कहलाती है। सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? और जब इस शक्ति को समाज द्वारा संस्थागत रूप से वैधता दी जाती है, अर्थात कि जब हम इसी शक्ति को एक संस्थागत, जैसे हमने कह दिया ये कार्यपालिका है, इसकी शक्ति ये है, विधायिका इसकी शक्ति ये है, न्यायपालिका इसकी शक्ति ये है, तो ये सत्ता में परिवर्तित हो गई क्योंकि इसको वैधता मिल गई, वैधता प्रदान कर दी गई। लोगों ने इसको तर्क संगत रूप से, न्यायोचित रूप से स्वीकार्य कर लिया है। ओके, चलिए अब दूसरा, शक्ति दंड अथवा भय द्वारा व्यक्तियों से आज्ञा पालन करवाने की क्षमता है। अब जैसे अकबर ने कह दिया
कि यह कानून लागू होना है, वह चाहे वह दमनात्मक कानून ही क्यों ना हो, उसको सभी लोगों को मानना ही है। तो शक्ति, दंड अथवा भय द्वारा व्यक्तियों से आज्ञा पालन करवाने की क्षमता है। समझ में आया? समझ में आया? जबकि सत्ता का अनुपालन आज्ञा देने वाले के अधिकार को वैधता प्रदान करते हुए स्वैच्छिक होता है। क्या? सत्ता का अनुपालन आज्ञा देने वालों के अधिकार को, आज्ञा देने वाले अधिकार को वैधता प्रदान करते हुए स्वैच्छिक होता है। इसलिए समाज में सत्ता को शक्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली माना जाता है। जैसे विधि के समक्ष समता, अर्थात कि उस विधि के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान है, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो और वह चाहे एक भिखारी व्यक्ति हो। लेकिन शक्ति के संदर्भ में यह बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे आप उत्तरी कोरिया में देख लीजिए। उत्तरी कोरिया में आपका वो जो शासक है किम जोंग, वो अगर कोई कृत्य कर दे तो उसको लोग माफी कर सकते हैं, लेकिन वही उसके यहां कोई जनता ने कर दिया तो उसको मृत्यु की सजा दे दी जाएगी। तो मतलब कि दंड और भय, शक्ति, दंड और भय द्वारा व्यक्तियों से आज्ञा पालन करवाने की क्षमता है, जबकि सत्ता का अनुपालन आज्ञा देने वाले के अधिकार को वैधता प्रदान करते हुए स्वैच्छिक होता है। इसलिए समाज में सत्ता को शक्ति की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली माना जाता है। जैसे हमने कहा कि विधि के समक्ष समता, प्राइम मिनिस्टर हो या भिखारी, सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान है। आप यदि गलत कृत्य करेंगे तो आपको उसकी सजा मिलेगी। तो यह सत्ता है। शक्ति वैध अवैध दोनों प्रकार का हो सकता है और सत्ता में भी शक्ति निहित है, परंतु सत्ता शक्ति के केवल वैध स्वरूप को परिलक्षित करता है। इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, इन बातों को समझिए। शक्ति वैध और अवैध दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन और सत्ता में क्या निहित है? शक्ति जो है वो, शक्ति जो है वह वैध और अवैध दोनों हो सकता है। अवैध, लेकिन सत्ता में शक्ति निहित है। सत्ता में क्या निहित है? शक्ति। सत्ता में शक्ति निहित है, परंतु सत्ता शक्ति के केवल वैध स्वरूप को परिलक्षित करती है। वैध, जिसको लोगों ने तर्क संगत न्यायोचित माना है। इसीलिए सत्ता के अपेक्षा शक्ति एक व्यापक अवधारणा मानी जाती है। अर्थात कि सत्ता के अपेक्षा शक्ति व्यापक अवधारणा हो गई, क्योंकि इसके अंतर्गत वैध और अवैध दोनों आ रहा है। लेकिन सत्ता में शक्ति निहित है और सत्ता के संदर्भ में सिर्फ वैध प्राधिकार को स्वीकार किया जाता है। समझ में आया? जैसे आप देखिए, न्यायपालिका हो गई, कार्यपालिका हो गई, विधायिका हो गई। शक्ति और सत्ता का अस्तित्व वैधता और अवैधता पर निर्भर करती है। अर्थात किसी अवैध शक्ति को भी समाज यदि संस्थागत रूप से वैधता प्रदान कर दी, बात समझिए, किसी अवैध शक्ति को भी समाज यदि संस्थागत रूप से वैधता प्रदान कर दी तो वह सत्ता बन जाती है। और कभी कभी सत्ता भी अपनी वैधता को खोकर शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे आधुनिक समाज में पत्नी पर पति की सत्ता का परंपरागत जो आधार था वो समाप्त हो गया और अब इसे अवैध शक्ति के रूप में देखा जाता है। आज के डेट में आप कुछ भी कर लीजिए, तमाम प्रकार के कानून है और उस कानून के चपेट में आकर आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।
आप ये नहीं है कि बहुत बदसुलकी के रूप से आप अपने पत्नी से बाज आ रहे हैं। तो यहां पर बात समझने की आवश्यकता है कि शक्ति और सत्ता का अस्तित्व वैधता और अवैधता पर निर्भर होती है। अर्थात कि किसी अवैध शक्ति को भी समाज यदि संस्थागत रूप से वैधता प्रदान कर दे, किसी अवैध शक्ति को, अवैध शक्ति है ये, मान लो अवैध शक्ति है, ठीक है, और अवैध शक्ति को भी समाज ने क्या काम किया, उसको सही माना। जैसे केरल का सबरीमाला विवाद, जहां पर जिन महिलाओं को मासिक धर्म था उनको प्रवेश वर्जित किया गया था, भगवान अयप्पा का दर्शन से वंचित किया गया था। तो ये एक अवैध, क्योंकि महिलाओं से जो एक समान अधिकार है उससे वंचित कर रहा है, लेकिन इसको समाज ने संस्थागत रूप से वैधता दी थी। तो भाई वो सत्ता के रूप में आजादी के बाद, आपके कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी वह प्रक्रिया मौजूद थी, वो अब जाकर हल हो रही है। तो वह सत्ता के रूप में बनी थी। और कभी कभी सत्ता भी, जो सत्ता थी जो नजर में नहीं थी, वह भी अपनी वैधता को खोकर शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आधुनिक समाज में पत्नी पर पति की सत्ता, कि पत्नी ब्याह करके ससुराल पहुंची तो उसका जीवन पति के चरणों में ही है, पति के चरणों को पानी से धोकर वह पिए पानी, तो वो अब खत्म हो चुका। पूरे घूंघट ऐसे काढ़ के समाज में निकलती थी, पता चला गिर हरा भी जाती थी, पैर हाथ टूट जाता था, लेकिन अब वह चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो अब इसे अवैध शक्ति के रूप में देखा जाता है। समाज के अस्थायित्व एवं निरंतरता में सत्ता का योगदान शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण होता है। समाज के अस्थायित्व और निरंतरता में सत्ता का योगदान, सत्ता जो है वैध विवेकपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। तो सत्ता का योगदान शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि शक्ति एक दमनकारी प्रक्रिया होती है, वही सत्ता जो है संस्थागत स्वरूप प्राप्त करके यह समाज में स्थिरता बनाए रखने के साधन के रूप में मान्य होती है। जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, पुलिसकर्मी, तमाम प्रकार के आप संस्थाओं को देख सकते हैं जो सत्ता या प्राधिकार ग्रहण करते हैं, राइट। तो समाज के अस्थायित्व एवं निरंतरता, अर्थात कि समाज अस्थाई रहे और निरंतरता उसमें बनी रहे, तो इसके लिए 1 मिनट चल। तो समाज के अस्थायित्व एवं निरंतरता में सत्ता का योगदान जो होता है दोस्तों, वह शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि शक्ति जहां दमन पर आधारित होती है, उसका उद्देश्य है दमन करना, किसी के इच्छाओं के विपरीत, अर्थात कि सामूहिक रूप से इच्छाओं को अस्वीकार करके अपनी इच्छाओं को मनवाने की प्रक्रिया होती है शक्ति। लेकिन सत्ता में ऐसा नहीं होता है, इसी कारण सत्ता को संस्थागत स्वरूप प्राप्त हो जाता है और समाज में स्थिरता बनाए रखने के साधन के रूप में मान्य होती है। स्पष्ट है, सत्ता जो होता है वो शक्ति का वैध रूप होता है। जैसे पिता द्वारा बच्चों को डांटने की शक्ति को समाज द्वारा संस्थागत रूप से वैधता प्रदान की गई है। अब देखिए, हमारे पिताजी लोग हमको खूब पिटाई की है, खूब मारे हैं, यही कोई और पिटाई कर दे तब देखिए आप तुरंत थाने में रिपोर्ट लिखाने पहुंच जाएंगे, बर्बाद करने की कोशिश कर देंगे, कोर्ट कचहरी तक का चक्कर लगवा लेंगे, क्योंकि वह प्रतिष्ठा का सवाल है ना। तो तब हम कानून का सहारा लेते। तो पिता द्वारा बच्चों को डांटना
कि शक्ति को समाज द्वारा संस्थागत रूप से वैधता मिली है, लेकिन यही डाकू जो है चाकू दिखाकर किसी के जेब से पैसा निकलवाना समाज द्वारा वैध नहीं है, इसको वैधता प्रदान नहीं है। तो इन दोनों ही संदर्भों में शक्ति निहित है, परंतु अवधारणात्मक स्तर पर पिता की जो शक्ति है वो सत्ता है, और अपराधी की जो शक्ति है वह शक्ति है, वह शक्ति कहलाएगी। सभी को यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। यहां तक पूरी प्रक्रिया आपको समझ में आई कि नहीं? सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें। यहां तक सारी प्रक्रियाएं आपको समझ में आ गई कि नहीं? चल, सभी को समझ में आ गई है। तो अब आपका राजनीति एवं समाज में कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा? शक्ति एवं विभिन्न सत्ता के समाजशास्त्री सिद्धांत। क्या टॉपिक स्टार्ट होगा? सत्ता के समाजशास्त्री सिद्धांत, या हम इसे कहें शक्ति के विभिन्न सिद्धांत। सत्ता के समाजशास्त्रीय सिद्धांत। ठीक है, ठीक है दोस्तों, सत्ता के समाजशास्त्री सिद्धांत या शक्ति के विभिन्न सिद्धांत। तो सभी को समझ में आ गया है। शक्ति वैध अवैध दोनों होती है, सत्ता में भी शक्ति निहित होती है, लेकिन सत्ता में शक्ति निहित है, लेकिन शक्ति का वैध रूप सत्ता होता है। ओके, आइए, तो दोस्तों समाजशास्त्र में शक्ति के संदर्भ में सबसे व्यवस्थित सिद्धांत मैक्स वेबर ने दिया। याद रखिएगा, उनका कहना था, शक्ति को परिभाषित भी किया, कहा कि किसी भी सामूहिक क्रिया में एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह की वह क्षमता जिसके माध्यम से वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के प्रतिरोध का दमन करने में सक्षम हो जाए तो शक्ति कहलाती है। सिंपल बात, हमने व्याख्या कर भी चुका हूं, लेकिन फिर से बता दे रहा हूं। एक व्यक्ति या व्यक्तियों का पूरा समूह कि इनके अंदर जो क्षमता है और इनके अंदर भी अपनी क्षमता है, जिसके माध्यम से वह किसी अन्य, ये अन्य है, किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के प्रतिरोध का, इनके जो भी इच्छाएं थी उनका प्रतिरोध, उन्होंने उन इच्छाओं को लागू कराने की कोशिश की, तो इनके तो प्रतिरोध का दमन करने में सक्षम हो जाए। अर्थात कि इनके जो भी इच्छाएं थी उसका ये एक व्यक्ति या ये एक व्यक्तियों का समूह ने इनका दमन कर दिया, वो पावर कहलाएगी। अन्य शब्दों में शक्ति को परिभाषित करते हुए हम कह सकते हैं कि यह किसी अन्य द्वारा किए गए प्रतिरोध के दमन की क्षमता है। हमने बहुत अच्छे से आपको क्लियर कर चुका हूं। तो वेबर के अनुसार शक्ति का प्रयोग किसी अन्य के ऊपर ही संभव है। अर्थात कि वेबर साहब कहते हैं कि जो शक्ति है वह शक्ति का प्रयोग किसी अन्य के ऊपर ही संभव है। भाई अपने ऊपर तो करोगे नहीं, किसी अन्य के ही ऊपर तो करना चाहोगे। आप क्लास में हो, अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए किसी अन्य के ऊपर ही तो करोगे कि हम पावरफुल हैं, हमसे हमारी बातों को मानो, नहीं तो बाहर निकलो देखते हैं। तो इसका प्रयोग एकांत में संभव नहीं है। अब एक कमरे में बैठकर शक्ति का प्रयोग करोगे, है ना?
अतः यह सामाजिक क्रिया का एक प्रारूप है। वेबर के अनुसार समाज में शक्ति की मात्रा जो होती है वो स्थिर होती है। अतः यदि कोई व्यक्ति शक्तिशाली बनता है तो वह किसी अन्य की कीमत पर ही संभव है। वेबर क्या कर रहे हैं कि शक्ति की मात्रा स्थिर है। ध्यान रखो, शब्द शब्द अगर आप नहीं ध्यान दे रहे हो तो बहुत मुश्किल होती है चीजों को समझना। ध्यान रखो, क्या वेबर साहब कर रहे हैं, शक्ति की मात्रा स्थिर होती है। ध्यान रखिए, स्थिर स्थिर स्थिर, याद रखिए, सुनते रहिए एकदम ध्यान पूर्वक। वेबर कह रहे हैं कि समाज में शक्ति की मात्रा स्थिर होती है। अतः यदि कोई शक्तिशाली बनता है तो वह किसी अन्य की कीमत पर संभव है। अर्थात यदि कोई शक्तिशाली बनता है तो कोई अन्य उसी अनुपात में शक्तिहीन बन जाता है। इसका कहने का मतलब यह है कि ये एक बाल्टी पानी है, ये पूरा भरा हुआ है ना, और ये एक बाल्टी पानी है जो आधा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है। ये पूरा भरा हुआ है पानी, ये पानी पूरा भरा हुआ है और ये पानी आधा भरा हुआ है। ठीक है, हमने काउंट कर लिया दोनों को मिलाकर कि 5 लीटर पानी है, 5 लीटर पानी है। ठीक है, अब हमने क्या काम किया, इस 5 लीटर में से इसमें से 1 लीटर निकाल कर इसमें डाल दिया, तो पानी तो 5 ही लीटर है ना, उसमें से निकाल कर इसमें डाला तो इसका मतलब ये नहीं है कि 6 लीटर पानी आ गया। तो वही वेबर साहब कर रहे कि शक्ति की मात्रा समाज में स्थिर है। अर्थात कि कोई व्यक्ति इस समाज में शक्तिशाली बन रहा है तो वह किसी अन्य की कीमत पर संभव है। अर्थात कि यदि कोई शक्तिशाली बन रहा है तो उसी अनुपात में अन्य उसी अनुपात में शक्तिहीन बन जाता है, पावर उसके अंदर नहीं रहता है। इसी को दोस्तों शक्ति का अचर योग सिद्धांत कहते हैं। खूब प्रश्न आते हैं ध्यान रखिएगा, इसे शक्ति का शून्य योग सिद्धांत भी कहते हैं, इसे शक्ति का संघर्षवादी सिद्धांत भी कहते हैं। तो शक्ति का अचर सिद्धांत, शक्ति का अचर योग सिद्धांत और शक्ति का शून्य योग सिद्धांत और शक्ति का संघर्षवादी सिद्धांत तीनों एक ही है, अलग अलग शब्द है। तो ये ध्यान रखना, इसका मतलब कि समाज में शक्ति की मात्रा स्थिर होती है। यदि कोई शक्तिशाली बनता है तो अन्य उसी अनुपात में दोस्तों शक्तिहीन बन जाता है। और यह सभी को क्लियर हुआ? ओके। वेबर फिर आगे कहते हैं कि शक्ति हमेशा बल पर आधारित होता है, बल पर। अतः इसका प्रयोग आजीवन संभव नहीं है कि आप आजीवन, अर्थात कि शक्ति को निरंतर स्थापित रखने के उद्देश्य से, अर्थात कि आप चाहते हैं कि शक्ति की निरंतरता बनी रहे। वेबर साहब बहुत चालाक और बहुत विद्वान व्यक्ति थे। उनका क्या कहना है कि शक्ति हमेशा किस पर आधारित होती है? बल पर होती है। अतः इसका प्रयोग आजीवन संभव नहीं है। अतः शक्ति को निरंतर स्थापित रखने के उद्देश्य से इसे सत्ता अथवा प्राधिकार में परिवर्तित करना होगा। सत्ता अथवा प्राधिकार दोनों एक ही है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिए, कौटिल्य साहब ने कहा था कि सत्ता समाज की सामूहिक संपत्ति है। राजतंत्र में सत्ता को धारण राजा किया था और लोकतंत्र में सत्ता को धारण जनता ने किया है। अर्थात कि जनता की इच्छा पर यूपी की जनता चाहे तो सत्ता बीजेपी के पक्ष में दे दे, चाहे तो वह सपा के पक्ष में, चाहे वह बसपा के पक्ष में, चाहे कांग्रेस के पक्ष में। तो लोकतंत्र में सत्ता को कौन धारण किया है? तो लोकतंत्र में सत्ता को धारण जनता ने किया है। आप देखिए, कृषि का कानून आया,
जनता ने बढ़ चढ़कर उस कानून का विरोध किया, सरकार को अंतोगत्वा झुकना पड़ा। तो सत्ता को धारण कौन किया है? जनता, डेमोक्रेसी में। लेकिन राजतंत्र में कौन? राजा। राजा की इच्छा पर राजतंत्र में सारी प्रक्रियाएं थी, तो वहां पर शक्ति दिखाई देती थी। लेकिन लोकतंत्र में शक्ति का जो वैध रूप है, जो सामने निकल के आया, सत्ता, वह रूप लिया। सभी को समझ में आया? चलिए, तो वेबर कहते हैं कि शक्ति हमेशा बल पर आधारित होती है, अतः इसका प्रयोग आजीवन संभव नहीं है कि आप आजीवन इसका प्रयोग कर सकते हैं। शक्ति को निरंतर स्थापित यदि आपको रखना है तो इसे सत्ता अथवा प्राधिकार में परिवर्तित करना होगा। और वेबर कहते हैं कि वैधानिक शक्ति को ही सत्ता अथवा प्राधिकार कहते हैं। लीगल, वैधानिक शक्ति को, अर्थात कि जो पीएम ने सत्ता को धारण किया हुआ है वह वैधानिक शक्ति है। जैसे आर्टिकल 53 का सब क्लॉज 1 कहता है कि संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 74 का सब क्लॉज 1 कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगी। तो दोस्तों, यह एक वैधानिक शक्ति है। तो शक्ति को ही सत्ता अथवा प्राधिकार कहते हैं। वैधानिक शक्ति को, वैध शक्ति को हम क्या कहते हैं? सत्ता अथवा प्राधिकार। अर्थात जिन लोगों को ऊपर शक्ति का प्रयोग होता है, जब वे इस शक्ति का तर्क संगत एवं न्यायोचित मान लेते हैं, तब यह शक्ति सत्ता में परिवर्तित हो जाती है। लोकतंत्र में हमने संसदात्मक चरित्र को अपनाया, और संसदात्मक चरित्र को जब अपनाया तो ये एक प्रकार से तर्क संगत एवं न्यायोचित रूप से हमने इसे स्वीकार किया। तो जैसे एक न्यायाधीश, पुलिसकर्मी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सब के पास शक्ति नहीं होती है, सत्ता होती है। ध्यान रखना, अब ये ना कहना कि मोदी जी बहुत पावरफुल है। मोदी जी इस पावरफुल है क्योंकि जनता ने उनको पावर दिया है और वो सत्ता ग्रहण किए हुए हैं, शक्ति नहीं। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि जनता ने एग्रीकल्चर के कानून में उनको झुका ही दिया। तो यहां वे लोग जिन पर शक्ति का प्रयोग होता है एक न्यूनतम ऐच्छिक आत्मसमर्पण करते हैं, जिसके कारण शक्ति सत्ता में परिवर्तित हो जाती है। चलिए, क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर हुआ? एक मिनट। चल, लंबा टॉपिक है, आराम से पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए, आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे। चलिए, वेबर वाला क्लियर हुआ सभी को? वेबर का क्लियर? अब आप लोग भूलेंगे नहीं वेबर को, ठीक है? जुनून के साथ, गर्मजोशी के साथ, हम लोग देश के रक्षक है ना? तो जोश के साथ पढ़ाई करनी है। थोड़ा चाय पीते रहें, पढ़ाते रहें, है ना? आप लोग को अभी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक बच्चा था, मोहम्मद रफी साहब की एक संगीत थी, गाना गाते हुए पढ़ रहा था। तो बीच बीच में गाना गा के पढ़ लिया करिए। अभी जैसे वीरेंद्र सहवाग जब 6 मारते थे ना, 4 चौवा मारते थे ना, 4 रन 4 रन 6, तो कहते थे कि बढ़िया से गाना कोई गा लिए और मार देते थे, है ना? तो ये सब आप लोग भी कर लिया करिए, थोड़ा एंजॉय करते हुए। चलिए, तो अब शक्ति के संदर्भ में प्रतिपादित मार्क्सवादी विचारधारा भी एक संघर्षवादी विचारधारा है। शक्ति का संघर्षवादी अचर योग सिद्धांत, तो वो चीज आप लोग ध्यान रखना। अब शक्ति के संदर्भ में प्रतिपादित जो मार्क्सवादी विचारधारा है वह भी एक संघर्षवादी विचारधारा है, परंतु एक जो कार्ल मार्क्स थे वो निर्धारणवादी थे। आपको बहुत अच्छे से बताया हूं, समझ जाइए। अर्थात कि उन्होंने समाज में उपस्थित प्रत्येक प्रक्रिया को क्या माना? कार्ल मार्क्स ने आर्थिक क्रियाओं से जोड़कर देखा। अब देखिए, इसीलिए हम चाहते थे कि चिंतक को हम पढ़ लें तो आपको कोई भी चीज बताएंगे तेजी से समझ में आएगा। अब देखिए,
वेबर आपको पढ़ाया, आपको हम पहले से ही चर्चा कर दिया था, क्योंकि याद करिए हमने सत्ता एवं शक्ति को अच्छे तरीके से वहां पर पढ़ाया। तो ये हमारी एक रणनीति है, उस रणनीति के तहत आपको चीजें प्रदान की जाएंगी। तो अब यहां पर वेबर को समझने के बाद कार्ल मार्क्स समझ रहे हैं। तो कार्ल मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी शक्ति के संदर्भ में, तो वह भी एक संघर्षवादी विचारधारा है। परंतु जो कार्ल मार्क्स साहब थे वो एक निर्धारणवादी थे। वो जो थे समाज में उपस्थित प्रत्येक प्रक्रिया को आर्थिक क्रियाओं से जोड़कर देखते हैं। जैसे उन्होंने कहा आधार उत्पादन की विधा में आधार अधिरचना को प्रभावित करती है, अर्थात कि आधार, जो आधार है वो आर्थिकी है, अधिरचना धर्म पुलिस न्यायालय ये अधिरचना का हिस्सा है, और आधार अधिरचना को प्रभावित करती है। जैसे अगर हम कहें तो जो हमारे यहाँ बजट बनता है, कहीं ना कहीं उद्योगपतियों को ध्यान में रखकर बजट का निर्माण किया जाता है। अगर हम कार्ल मार्क्स को माने तो कार्ल मार्क्स का कुछ यही कहना है कि आधार जो है वो अधिरचना को प्रभावित करता है, राइट। लेकिन वेबर साहब अलग थे, तो वो चीज हमने बताया है। तो उन्होंने समाज में उपस्थित, कार्ल मार्क्स साहब जो थे वो समाज में उपस्थित प्रत्येक प्रक्रिया को आर्थिक क्रियाओं से जोड़कर देखा। मार्क्स के अनुसार समाज में संपत्ति का जो प्रभाव है वो संचयी होता है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए एकदम चीजों को, है। अगर ध्यान नहीं देंगे तो लड़की हाथ से चली जाएगी, ये ध्यान रखना। तो अच्छे से उसको पूरी लाइन दीजिए, है ना। तो मतलब ये आपकी, मतलब ये ध्यान रखिए कि ये क्या चीज है, ये आपका प्रेम है। तो इसमें बिल्कुल अपना एकाग्रता बनाए रखिए। ध्यान भटका कि कोई और जो ध्यान से पढ़ रहा है वो आपका प्रतियोगी है, और जो ध्यान से पढ़ रहा है वो निकाल लेगा और आप पीछे रह जाएंगे। तो यदि इस प्रेम रूपी लड़की को आप जीवन संगनी बनाना चाहते हैं तो बड़े ध्यान पूर्वक इसको एकाग्रता से देखते रहिए, है ना। चलिए, तो क्या कहना चाह रहे हैं, तो देखिए मार्क्स के अनुसार समाज में संपत्ति का प्रभाव कैसा होता है, संचयी होता है। कैसा होता है, संचयी होता है। ध्यान दीजिए, वो जो टपक उपागम होता है, टपक उपागम देखिए सिंचाई में यूज करते हैं ना आप लोग। ध्यान रखिए शिवलिंग का आप देखे होंगे तो वहां पर एक घड़ा रख दिया जाता है, घड़े को हल्के से छेद कर दिया जाता है और रुई लगा दिया जाता है। वो टप 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 पानी गिरता रहता है शिवलिंग पर और वो पूरा भिगो देता है ना। तो कुछ यही चीज है जो मैं बता रहा हूं, संपत्ति का प्रभाव संचयी होता है। अर्थात कि जिनके पास संपत्ति होती है शक्ति एवं सम्मान उनके पास स्वतः चला जाता है ना। अतीक अहमद को देखिए, अतीक अहमद के पास संपत्ति खूब थी, तो उनके पास सांसद भी बन गया और सम्मान भी मिला। मिला कि नहीं, आप लोग बस बताइए। तो ये कार्ल मार्क्स का कहना है कि समाज में संपत्ति का प्रभाव संचयी होता है। आप ही लोग देखिए कभी घरों में जब आप अपने बूढ़ी दादी के पास मम्मी पापा के पास बैठते होंगे तो वो कुछ कहानियां बताते होंगे, क्योंकि आसपास के पड़ोस में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा संपत्ति उनके पास होती है। तो आपके मम्मी पापा बताते हैं कि वो किस तरीके से संपत्ति अर्जित किया। उसके यहां कई बेईमान लोग होंगे, कई लोगों को लूटे होंगे, कई लोगों को मारे होंगे, कई लोगों को डकैती किए होंगे और उसके आधार पर संपत्ति अर्जित की है। लेकिन लेकिन उनके यहां कोई कार्यक्रम होता है, जब वहां पर गाड़ियों फोर व्हीलर का जमाड़ा दिखता है तो आप लोग बड़े उत्सुकता से देखते हैं और बड़ा सम्मान की नजर से देखते हैं, क्योंकि उसके पास संपत्ति है। ऐसा आप लोगों ने फील किया होगा। तो यहां पर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज में संपत्ति का प्रभाव संचयी होता है, अर्थात कि जिनके पास संपत्ति होती है शक्ति एवं सम्मान उनके पास स्वतः चला जाता है, और शक्ति एवं संपत्ति को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। कार्ल मार्क्स क्या कर रहे हैं कि अब देखिए यहां पर ऐसे प्रश्न बन जाएगा,
कार्ल मार्क्स के अनुसार शक्ति एवं संपत्ति को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है, व्याख्या करिए। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि लाइन से भी प्रश्न निकलकर यूपीएससी का प्रश्न बन जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ध्यान पूर्वक, मैंने आपसे बार बार कहा है कि ये आपकी प्रेम रूपी एक कन्या है जिससे आपको मोहब्बत करनी है। आप एकाग्रता बनाए रखेंगे तो ये भी आपसे प्रेम करेगी, एकाग्रता भंग करेंगे तो कोई दूसरा लेकर चला जाएगा और आपका आईएएस बनने का सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि यह आपकी जीवन संगनी नहीं बन पाएगी। तो ध्यान दीजिए, अतः शक्ति एवं संपत्ति को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है ना। अर्थात कि क्या कार्ल मार्क्स साहब कर रहे हैं कि जिनके पास संपत्ति होती है, शक्ति एवं सम्मान स्वतः चली जाती है। तो संपत्ति अर्थात कि शक्ति, संपत्ति जिनके पास है, तो संपत्ति जिनके पास है, शक्ति चली आई, तो शक्ति और संपत्ति एक दूसरे से अलग नहीं है ना। जिनके पास संपत्ति है उनके पास शक्ति है। तो अन्य शब्दों में समाज के जिन सदस्यों के पास उत्पादन की शक्तियों पर स्वामित्व है, अर्थात कि उत्पादन कौन सा करना है, कितना करना है ना, तो जिनके पास स्वामित्व है वो स्वतः शक्तिशाली बन जाते हैं और इस शक्ति का प्रयोग समाज के अन्य सदस्यों के शोषण के उद्देश्य होता है। वो शोषण करते हैं और जिससे लाभ को कमाते हैं और निरंतर बढ़ाने का भी प्रयास करते रहते हैं। और जैसे जैसे संपत्ति बढ़ती जाती है, शक्ति स्वतः बढ़ती जाती है। भाई संपत्ति जितना बढ़ेगी उतना शक्ति बढ़ती जाएगी। मुकेश अंबानी को देखिए, अनिल अंबानी को देखिए, है ना। तो मार्क्स के अनुसार एक पूंजीवादी समाज में पूंजीपति वर्ग के पास संसाधनों पर स्वामित्व होता है। भाई पूंजीपति लाभ उन्मुख हमेशा कार्य करता है और वो संसाधनों पर अपनी स्वामित्व रखता है, तो वे शक्तिशाली होते। इस शक्ति का प्रयोग कर भाई वो अत्यधिक लाभ कमाना चाहेंगे और अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से भाई श्रमिक के बिना पूंजीपति कोई कार्य कर नहीं सकता है। लेकिन जो श्रमिक है उनको कम पैसे में या उनसे 8 घंटे में काम के लिए रखे हैं लेकिन 12 घंटे काम करवा रहे हैं, तो श्रमिकों का शोषण करते हैं और अपने लाभ को वो निरंतर बढ़ाने का प्रयास करते हैं, जो पूंजीपति लोग हैं। चलिए, इससे भिन्न शक्ति के संदर्भ में प्रकारवादी जो सिद्धांत है उसको संघर्षवादी सिद्धांत के एक प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। अब आपका प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न ये बन सकता है कि शक्ति के संदर्भ में जो प्रकारवादी सिद्धांत है वह संघर्षवादी सिद्धांत के एक प्रतिक्रिया के रूप में है। समालोचनात्मक परीक्षण करिए या व्याख्या करिए या टिप्पणी कीजिए, पूछ सकता है कि नहीं, आप लोग हमको बताएं। देखिए हमारा जो दृष्टिकोण है वो बहुत एक्टिव रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अब हम लोग समझते हैं कि संघर्षवादी सिद्धांत में अभी हम लोग देखा जिसमें वेबर और कार्ल मार्क्स, अब उनकी प्रतिक्रिया के रूप में क्या जन्म लिया, प्रकारवादी सिद्धांत। शक्ति के संदर्भ में प्रकारवादी सिद्धांत संघर्षवादी सिद्धांत के एक प्रतिक्रिया के रूप में है। तो प्रकारवादी चिंतक जैसे कि पार्सन्स बहुत पढ़ा इत्यादि के अनुसार समाज में जो कुछ भी है, आप एक समाज के सदस्य हैं, सभी लोग एक समाज के सदस्य हैं, या हम भारतीय समाज के सदस्य हैं, या कोई अलग अलग जगह से है तो वो अलग अलग समाज के सदस्य हैं। तो प्रकारवादी चिंतक जो हैं वो कहते हैं कि समाज में जो कुछ भी है उसकी उपयोगिता किसी न किसी प्रारूप में देखी जा सकती है। समाज में जो कुछ भी है उसकी कोई कुछ न कुछ उसकी उपयोगिता है, तो किसी न किसी प्रारूप में देखी जा सकती है। और प्रकारवादी शक्ति के चरयोग सिद्धांत का समर्थन करते हैं। संघर्षवादी वेबर साहब शक्ति का अचर योग सिद्धांत किया, अर्थात कि कोई शक्तिशाली बनता है तो उसी अनुपात में अन्य शक्तिहीन बन जाता है। तो यहां पर शक्ति के चर सिद्धांत में क्या देखने को मिल रहा है
कि समाज में जो कुछ भी है उसकी कोई न कोई उपयोगिता जरूर है, और प्रकारवादी शक्ति के चरयोग सिद्धांत का समर्थन करते हैं। अर्थात कि शक्ति का चरयोग सिद्धांत क्या है, तो उनके अनुसार समाज में शक्ति की मात्रा स्थिर नहीं होती है। अर्थात इनका कहना है कि वेबर साहब बेवकूफ ना बनाओ, आप बेवकूफ बना रहे हो, शक्ति की मात्रा आप बोल रहे हो स्थिर होती है, तो ये गलत बात है। आप कह रहे हो कि एक कोई शक्तिशाली बनता है तो उसी की मात्रा में अन्य कोई शक्तिहीन बन जाता है, तो वेबर साहब गलत बात कह रहे हो, बहुत गलत बात। हम बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि समाज में शक्ति की मात्रा स्थिर नहीं होती है, ये परिवर्तनशील है। यदि कोई शक्तिशाली बनता है तो यह किसी अन्य की कीमत पर नहीं होता है। अर्थात कि कोई शक्तिशाली बन रहा है तो यह किसी अन्य की कीमत पर नहीं होता है, जो शक्ति का चरयोग सिद्धांत कहता है। इनका कहना है कि दो या दो से ज्यादा लोग भी शक्तिशाली बन सकते हैं एक साथ। वहां पर शक्ति का चरयोग सिद्धांत में कोई शक्तिशाली बन रहा है तो उसी के अनुपात में अन्य कोई शक्तिहीन बन रहा है। लेकिन जो शक्ति का शक्ति का, एक मिनट, हाँ, वो अचर योग सिद्धांत था, ठीक है। हाँ, ये अचर योग, ठीक है, सही है, सही है। तो वेबर साहब ने शक्ति का अचर योग सिद्धांत दिया था, ठीक है। अचर योग सिद्धांत में आप लोगों ने जाना कि कोई शक्तिशाली बनता है तो उसी मात्रा में अन्य शक्तिहीन बन जाता है। लेकिन यहां पर शक्ति के अचर योग सिद्धांत का ये लोग विरोध करते हैं। कौन? प्रकारवादी। तो इनका क्या कहना है? प्रकारवादी शक्ति के चरयोग सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा कि समाज में शक्ति की मात्रा स्थिर नहीं होती है। शक्ति का अचर योग सिद्धांत क्या कहा था? कि समाज में शक्ति की मात्रा स्थिर होती है। लेकिन यह क्या कर रहे हैं? स्थिर नहीं होती है, परिवर्तनशील होती है। और दोस्तों, यदि कोई शक्तिशाली बनता है तो यह किसी अन्य की कीमत पर नहीं होता है। शक्ति का अचर योग कहता है कि अन्य की कीमत पर संभव है कोई शक्तिशाली बनता है। लेकिन शक्ति का चर योग सिद्धांत जो प्रकारवादी ने बोला, तो इनका कहना है कि अन्य की कीमत पर नहीं होता है। दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ शक्तिशाली बन सकते हैं। तो प्रकारवादी शक्ति एवं प्राधिकार शब्दों का प्रयोग समानार्थी में किया। वेबर साहब ने शक्ति और प्राधिकार का प्रयोग समानार्थी में नहीं किया है, ध्यान रखना। अब प्रश्न भी बन सकता है, प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखिएगा। तो शक्ति एवं प्राधिकार, शक्ति एवं प्राधिकार, ध्यान रखिएगा कि शक्ति का वैध रूप सत्ता है, ये वेबर साहब का कहना है। शक्ति का वैध रूप सत्ता है, तो दोनों में एक अंतर। लेकिन प्रकारवादी ने शक्ति एवं प्राधिकार, अर्थात कि शक्ति एवं सत्ता, सत्ता या प्राधिकार दोनों एक ही है, तो शक्ति एवं सत्ता या प्राधिकार शब्दों का प्रयोग ये सब समानार्थी रूप में करते हैं। उनके अनुसार शक्ति समाज में उपस्थित एक संसाधन है, समाज के सदस्य इसके प्रयोग के माध्यम से सामूहिक हितों की पूर्ति सुनिश्चित करते हैं। चूंकि समाज का प्रत्येक सदस्य समान रूप से सक्षम नहीं होता है, आप ही के समाज में सभी लोग समान रूप से सक्षम नहीं है, कोई बहुत कमजोर है, कोई बहुत शक्तिशाली है, कोई कम शक्तिशाली है। तो कुछ सदस्यों को अन्य सदस्यों की तुलना में समाज ही ज्यादा शक्ति प्रदान करता है। सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया? अब हम लोग आते हैं चलिए इसे हम लोग दो पार्ट में समझते हैं, क्लास लंबी ज्यादा कर देंगे तो दिक्कत होगी। इसके अगले पार्ट में है, तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई ना। हम लोगों ने शक्ति के सिद्धांत में क्या क्या जान लिया?
इसको 2 पार्ट में। तो हम लोगों ने आज राजनीति एवं समाज टॉपिक स्टार्ट किया। सिलेबस एक बार फिर से देख लो, सिलेबस एक बार फिर से देख लो। ये पूरा आपका सिलेबस है यूनिट 7 का समाजशास्त्र फर्स्ट पेपर, और ये आपका समाजशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र यूनिट 3 का चौथा टॉपिक। तो हम दोनों फर्स्ट और सेकंड पेपर को दोनों को मर्ज करके आपको पढ़ाएंगे। और इसमें हमने स्टार्ट किया राजनीति एवं समाज, आपको बताया समाज का हिस्सा, हम मानव समाज का अध्ययन कर रहे हैं तो मानव समाज के हिस्से में राजनीति भी आती है, और राजनीति शक्ति अर्जित करने की प्रक्रिया है और यह हमारे विषय वस्तु का हिस्सा बनता है। तो हम इसको पढ़ते हैं और शक्ति एवं सत्ता में पहले अंतर बता दिया। फिर उसके बाद हमने वेबर साहब के दृष्टिकोण से स्टार्ट किया। वेबर साहब शक्ति के विभिन्न सिद्धांत में वेबर से स्टार्ट किया और वेबर को हमने समझाया। फिर कार्ल मार्क्स को हमने आपको समझाया और फिर उसके बाद हमने प्रकारवादी सिद्धांत को समझा दिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रॉबर्ट डहल के, तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।